जिस आदमी को शहर हीरो समझ रहा था, वही सबसे खतरनाक खिलाड़ी निकला। जिसने दूसरों के अपराध उजागर किए, वही असली खेल का मास्टरमाइंड था। एक हत्या, एक साजिश, और हर चाल इतनी परफेक्ट कि सच भी झूठ लगे। लेकिन जब आखिरी सच सामने आया, तो सबसे बड़ा गुनहगार वही था जो सबको बचाने का नाटक कर रहा था। काला शतरंज। मुंबई की रात जितनी चमकदार दिखती थी, उतनी ही खतरनाक भी थी। ऊंची इमारतों की रोशनी, समुद्र किनारे दौड़ती महंगी गाड़ियां, 5 स्टार होटलों की पार्टियां, सब कुछ किसी सपने जैसा लगता था। लेकिन इसी चमक के नीचे एक दूसरी दुनिया सांस लेती थी। ऐसी दुनिया जहां इंसान की कीमत उसके बैंक बैलेंस से नहीं, उसके राजों से तय होती थी। और उस दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी था आर्यन मल्होत्रा। लोग उसे एक सफल बिजनेसमैन मानते थे। मीडिया उसे युवा उद्योगपति कहती थी। उसके पास होटल चेन थी, आयात निर्यात का काम था, कई एनजीओ में उसका नाम था, और बड़े बड़े नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें अखबारों में छपती थीं। लेकिन असलियत में आर्यन एक ऐसा अपराधी दिमाग था जो बंदूक से कम, दिमाग से ज्यादा खून करता था। वह कभी हाथ गंदे नहीं करता था, वह बस चाल चलता था, और सामने वाला खुद अपनी बर्बादी पर दस्तखत कर देता था। आर्यन के पिता कभी छोटे व्यापारी थे। उन्हें एक बड़े बिल्डर ने धोखा देकर सड़क पर ला दिया था। कर्ज, बदनामी और अपमान से टूटकर उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। उस दिन आर्यन सिर्फ 16 साल का था। उसकी मां ने आंसुओं में डूबकर एक ही बात कही थी, दुनिया में अच्छे लोगों के लिए जगह नहीं है। ये वाक्य आर्यन की रगों में जहर बनकर उतर गया। लेकिन वो गली के गुंडों जैसा अपराधी नहीं बना। उसने किताबें पढ़ी, कानून, मनोविज्ञान, बिजनेस, डिजिटल सिस्टम, फाइनेंस। वो समझ गया कि असली ताकत पिस्तौल में नहीं, सिस्टम को मोड़ देने में है। उसने एक कॉलेज टॉपर बनकर खत्म किया, विदेशी निवेशकों के साथ काम सीखा, और फिर धीरे धीरे अपना एक साम्राज्य खड़ा किया। ऊपर से सब साफ सुथरा, भीतर से सब सड़ा हुआ। उसका सबसे भरोसेमंद आदमी था कबीर। शांत चेहरा, तेज आंखें, और आदेश पर जान लेने की हिम्मत। दूसरी तरफ थी मीरा सूद, आर्यन की कानूनी सलाहकार। बेहद स्मार्ट, खूबसूरत, और बाहर से पूरी तरह वफादार। तीसरा खिलाड़ी था राघव भाटिया, शहर का बड़ा बिल्डर, नेता, प्रायोजक, और वही आदमी जिसके कारण कभी आर्यन का परिवार बर्बाद हुआ था। लेकिन राघव को पता नहीं था कि 20 साल बाद उसका अतीत एक सूट बूट पहने मुस्कुराते शख्स के रूप में उसके सामने लौट चुका है। एक रात आर्यन अपने पेंटहाउस की कांच की दीवार के सामने खड़ा शहर देख रहा था। नीचे बारिश से भीगी सड़कें चमक रही थीं। कबीर अंदर आया। सर, राघव भाटिया का नया प्रोजेक्ट फाइनल हो गया है। पोर्ट ट्रस्ट की जमीन भी उसके पास चली जाएगी। आर्यन ने धीमी मुस्कान के साथ पूछा, उसने फाइल कैसे क्लियर करवाई? कबीर बोला, 3 मंत्री, 2 अधिकारी और एक जज, सब खरीद लिए। आर्यन ने विस्की का गिलास घुमाया। बहुत अच्छा, जितना ऊपर जाएगा उतना जोर से गिरेगा। कबीर ने पूछा, कब शुरू करें? आर्यन ने जवाब दिया, हम नहीं शुरू करेंगे, वह खुद करेगा। यही आर्यन की खासियत थी। वह दुश्मन को मारता नहीं था, उसे उसके अपनी लालच से मरवाता था। अगले कुछ हफ्तों में शहर के कई महत्वपूर्ण लोगों को गुप्त ईमेल मिलने लगे। उनमें राघव के काले पैसे, ऑफशोर अकाउंट्स, अवैध जमीन कब्जों और निजी वीडियो के संकेत थे। कोई पक्का सबूत नहीं, बस इतने संकेत कि डर पैदा हो जाए। साथ ही शेयर मार्केट में राघव की कंपनी के खिलाफ अफवाहें फैलने लगी। बैंक अचानक सख्त हो गए। मीडिया सवाल पूछने लगी। राघव घबरा गया। उसने अपने दफ्तर में मीटिंग बुलाई। कौन कर रहा है ये सब? उसने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा। उसका पीआर हेड बोला, सर, कोई बहुत अंदर की जानकारी वाला आदमी है। राघव गर्जा, ढूंढो उसे। उसी शाम मीरा सूद उसके दफ्तर पहुंची। मिस्टर भाटिया, उसने शांत स्वर में कहा, अगर चाहें तो मैं इस मामले को लीगल तरीके से कंट्रोल कर सकती हूं। राघव ने पूछा, फीस? मीरा मुस्कुराई, आपकी जान बच जाए
वही काफी होगा। राघव नहीं जानता था कि मीरा असल में आर्यन के लिए काम करती थी। वह महीनों से राघव के करीब पहुंचने की तैयारी कर चुकी थी। इधर आर्यन ने दूसरी चाल चली। उसने एक छोटे पत्रकार निखिल सरीन को अनाम तरीके से कुछ दस्तावेज पहुंचवाए। निखिल ईमानदार था, लेकिन महत्वाकांक्षी भी। उसे लगा कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी स्टोरी हो सकती है। उसने जांच शुरू कर दी। जब राघव को पता चला कि एक पत्रकार उसकी फाइलों तक पहुंच चुका है, तो उसने अपने लोगों को आदेश दिया, उसका मुंह बंद कर दो। लेकिन आर्यन यही चाहता था। 2 दिन बाद निखिल की कार एक्सीडेंट में जल गई। पुलिस ने इसे हादसा कहा। मीडिया ने 2 दिन शोर मचाया, फिर शांत हो गई। लेकिन आर्यन ने उसी रात अपनी स्क्रीन पर निखिल की मौत की खबर देखते हुए सिर्फ इतना कहा, पहली गलती। कबीर ने धीरे से पूछा, अब? आर्यन बोला, अब वो है डर से गलतियां करेगा। राघव की दुनिया हिलने लगी थी। शराब बढ़ गई, नींद कम हो गई और शक हर चेहरे पर होने लगा। वो अपने ही लोगों पर निगाह रखने लगा। मीरा ने उसे सलाह दी कि कुछ संपत्तियां अस्थायी रूप से दूसरे नामों पर कर दे, ताकि जांच से बच सके। उसने कुछ दस्तावेज तैयार करवाए। राघव ने बिना ज्यादा सोचे उन पर साइन कर दिए। उसे क्या पता, वही दस्तावेज उसकी गर्दन का फंदा बन रहे थे। एक रात राघव ने आर्यन को फोन किया। दोनों ऊपर से बिजनेस पार्टनर थे। आर्यन, मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है, राघव ने कहा। आर्यन की आवाज बिल्कुल सहज थी। आप ज्यादा सोच रहे हैं, चाहे तो कल डिनर पर मिलते हैं। अगली रात ताज के एक प्राइवेट रूम में दोनों आमने सामने बैठे। बाहर से मुस्कान, अंदर से जंग। राघव बोला, तुम बहुत समझदार हो, मुझे लगता है तुम कुछ जानते हो। आर्यन ने हल्का सा सिर झुकाया। जानता हूं, बस इतना कि जिस आदमी ने बहुत लोगों की जमीन छीनी हो, उसकी नींद एक दिन जरूर छिनती है। राघव की आंखें सिकुड़ गई। क्या मतलब? आर्यन ने सीधे उसकी ओर देखा। मतलब, हर हिसाब का समय आता है। राघव को पहली बार महसूस हुआ कि सामने बैठा आदमी साधारण नहीं है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। उसी रात उसने कबीर जैसे एक पुराने हत्यारे शौकत को बुलवाया। आर्यन मल्होत्रा पर नजर रखो, उसने कहा, अगर जरूरत पड़े खत्म कर दो। लेकिन शौकत पहले ही आर्यन के पैरोल पर था। यही आर्यन की सबसे खतरनाक आदत थी। वह दुश्मन के हथियार भी पहले खरीद लेता था। 2 दिन बाद शौकत ने राघव को झूठी रिपोर्ट दी। आर्यन अगले हफ्ते दुबई जा रहा है, अकेला होगा। राघव खुश हुआ। वही काम खत्म कर दो। ये खबर सीधे आर्यन तक पहुंची। उसने हंसते हुए कहा, अब तीसरी चाल। आर्यन दुबई नहीं गया। उसके नाम से एक प्राइवेट जेट बुक हुआ। कुछ फर्जी डिजिटल एंट्री बनाई गई और उसी रात मुंबई में राघव की एक गुप्त मीटिंग की रिकॉर्डिंग कई जगह भेज दी गई। रिकॉर्डिंग में वह मंत्री और पुलिस अफसरों के साथ डील की बात कर रहा था। सुबह तक शहर में आग लग चुकी थी। टीवी चैनल चिल्ला रहे थे, बिल्डर राघव भाटिया पर बड़ा खुलासा। भूमि घोटाले में मंत्री अफसर गठजोड़। ईडी, सीबीआई, लोकल पुलिस सब हरकत में आ गए। राघव ने फोन पर फोन किए, लेकिन इस बार कोई उसे उठाने को तैयार नहीं था। वो बौखला गया। उसने मीरा को बुलाया। तुमने कहा था सब कंट्रोल में है। मीरा ने गंभीर चेहरा बनाया। अगर आपने मेरी सलाह पूरी मानी होती तो शायद। क्या मतलब? मतलब, आपने बहुत देर कर दी। राघव ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। कौन है पीछे? मीरा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, वह लड़का जिसके पिता ने तुम्हारे कारण आत्महत्या की थी। राघव जैसे पत्थर बन गया। आर्यन। उसके होठों से टूटा हुआ नाम निकला। मीरा हाथ छुड़ाकर चली गई। अब खेल खुले में आ चुका था। राघव ने उसी रात अपने फार्म हाउस पर आर्यन को बुलाया। आखिरी बार बात करनी है, उसने संदेश भेजा। कबीर ने कहा, सर, जाल हो सकता है। आर्यन मुस्कुराया, बिल्कुल है, इसलिए मैं जाऊंगा। फार्म हाउस शहर से दूर था। आधी रात
बाहर तूफानी हवा, अंदर सिर्फ पीली रोशनी और बंद दरवाजे। राघव हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़ा था। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, वह चिल्लाया। आर्यन बिल्कुल शांत था। नहीं, मैंने सिर्फ आईना दिखाया है। राघव दर्जा, तेरे बाप ने बिजनेस में हार मान ली थी, मैं जिम्मेदार नहीं था। आर्यन की आंखों में पहली बार ठंडक के पीछे आग दिखी। तूने फर्जी कागज बनवाए, बैंक रिश्वत से मोड़ा, हमारे घर को कर्ज में डुबोया, और आज कह रहा है तू जिम्मेदार नहीं। राघव ने बंदूक तान दी। आज सब खत्म। आर्यन हंसा। वह धीमे धीमे ताली बजाने लगा। अचानक कमरे के कोनों से कैमरों की लाल बत्तियां जल उठी। राघव चौंका। आर्यन बोला, ये फार्म हाउस, ये बातचीत, ये बंदूक, सब लाइव रिकॉर्ड हो रहा है। बाहर पुलिस भी है। अगर मैं 15 मिनट में बाहर नहीं गया तो ये फाइलें सीधे मीडिया और एजेंसियों के पास चली जाएंगी। राघव का चेहरा उड़ गया। तू पागल है? नहीं, आर्यन बोला, मैं बस तुझसे ज्यादा तैयार हूं। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर राघव ने धीरे धीरे बंदूक नीचे कर ली। उसकी आंखों में हार उतर चुकी थी। तुझे क्या चाहिए? आर्यन ने जवाब दिया, तेरा अंत। उसी समय बाहर सायरन सुनाई दिए। राघव ने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुलते ही पुलिस अंदर घुस आई। वो गिरफ्तार हो गया। सबको लगा खेल खत्म हो गया, लेकिन असली ट्विस्ट तो अब शुरू हुआ। अगले दिन खबर चली, राघव भाटिया गिरफ्तार, बड़े घोटाले का खुलासा। मीडिया ने आर्यन को विस्ल ब्लोअर बिजनेसमैन की तरह पेश करना शुरू कर दिया। उसने कुछ जगह बयान भी दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होना हर नागरिक का कर्तव्य है। शहर उसे हीरो समझने लगा। लेकिन सिर्फ एक इंसान था जो इस कहानी से संतुष्ट नहीं था। एसीपी अनन्या रावत। तेज, धैर्यवान और लोगों के शब्द नहीं, उनकी चुप्पी पढ़ने वाली अफसर। अनन्या ने केस की फाइलें पलटी। उन्हें सब कुछ बहुत परफेक्ट लगा। सबूत सही समय पर, रिकॉर्डिंग सही एंगल से, पत्रकार की मौत के बाद बढ़ती गतिविधि, और हर मोड़ पर आर्यन का बच निकलना। उन्होंने खुद से कहा, यह आदमी गवाह नहीं, लेखक है। पूरी स्क्रिप्ट इसी ने लिखी है। की पुरानी फाइलें निकलवाई, उसके पिता की मौत, राघव का पुराना केस, शेल कंपनियां, फर्जी विदेशी ट्रस्ट, धागे जुड़ने लगे, लेकिन कोई सीधा सबूत नहीं। एक शाम उन्होंने आर्यन को पूछताछ के लिए बुलाया। आपने बहुत मदद की, अनन्या ने कहा। आर्यन मुस्कुराया। देश के लिए जो जरूरी था किया। अनन्या ने सीधा सवाल दागा, निखिल सरीन की मौत हादसा थी? आर्यन ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है, अनन्या बोली, आपने राघव को डराकर उसे हत्या करवाने पर मजबूर किया ताकि उसके खिलाफ माहौल बने। आर्यन ने हल्की ताली बजाई। इम्प्रेसिव, लेकिन साबित? अनन्या चुप रही। यही समस्या थी। वो समझ रही थी, पर पकड़ नहीं पा रही थी। उधर मीरा सूद बेचैन रहने लगी थी। उसने आर्यन को सब में साथ दिया था, लेकिन अब उसे डर लग रहा था। एक रात उसने कहा, हम बहुत आगे आ चुके हैं, राघव अंदर है, अब रुक जाओ। आर्यन ने ठंडे स्वर में पूछा, रुक जाओ? अभी तो शुरुआत है। क्या मतलब? राघव सिर्फ पहला मोहरा था। अब नेता, अफसर, जज, सबकी बारी है। मीरा पीछे हट गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि आर्यन बदला नहीं ले रहा, वह सिस्टम पर कब्जा कर रहा है। उसने गुप्त रूप से एसीपी अनन्या से मिलने का फैसला किया। बारिश भरी रात, सीफेस के पास खड़ी कार में मीरा ने सब कबूल किया। राघव को फंसाने की योजना, शौकत की खरीद, फर्जी लीगल ट्रांसफर, और ये भी कि निखिल की मौत सीधे आर्यन ने नहीं, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट के कारण हुई। अनन्या ने पूछा, सबूत? मीरा ने एक पेन ड्राइव दी। इसमें आर्यन के निजी सर्वर का बैकअप है। अब पहली बार अनन्या के हाथ कुछ असली लगा। लेकिन आर्यन जितना चालाक था, उतना ही निर्मम भी। उसी रात कबीर ने मीरा को अनन्या से मिलते देख लिया। खबर आर्यन तक पहुंची। उसने सिर्फ इतना कहा, विश्वासघात की सजा जल्दी।
अगली सुबह मीरा अपने अपार्टमेंट में मृत मिली। केस पहली नजर में आत्महत्या लगा। एक छोटा नोट भी मिला। मैं दबाव में थी, लेकिन अनन्या समझ गई ये आत्महत्या नहीं थी, अब ये निजी हो चुका था। उन्होंने बिना समय गंवाए आर्यन को पकड़ने की योजना बनाई। साइबर टीम ने पेन ड्राइव से डेटा रिकवर किया। फर्जी कंपनियां, ऑफशोर रूट, भुगतान रिकॉर्ड, शौकत के अकाउंट्स और सबसे अहम एक ऑडियो फाइल। उसमें आर्यन की आवाज थी, राघव को इतना डरा दो कि वह खुद निखिल को मरवा दे। आए, खून उसके हाथ पर दिखना चाहिए। योजना हमारी नहीं, बस यही वो हथौड़ा था। रात के 2 बजे जब आर्यन अपने पेंट हाउस में अकेला खड़ा शहर देख रहा था, दरवाजा खुला। एसीपी अनन्या पुलिस टीम के साथ अंदर आई। आर्यन मल्होत्रा, आपको आपराधिक साजिश, हत्या में अप्रत्यक्ष भूमिका, सबूतों से छेड़छाड़ और संगठित अपराध चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। आर्यन ने मुड़कर देखा। एक पल के लिए भी घबराहट नहीं, बस हल्की मुस्कान। मीरा ने दिया, अनन्या ने कहा, मरने से पहले सच छोड़ गई। आर्यन ने धीमे से सिर झुकाया। गलती मेरी थी, मैंने सोचा था डर सबको चुप कर देता है। कभी कभी डर इंसान को सच बोलना भी सिखा देता है। कबीर ने पीछे से हथियार निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे तुरंत दबोच लिया। हथकड़ी लगाते समय अनन्या ने पूछा, इतना दिमाग था, कुछ अच्छा भी कर सकते थे। आर्यन खिड़की के बाहर चमकते शहर को देखते हुए बोला, अच्छे लोग मेरे पिता जैसे मरते हैं मैडम, मैंने बस खेल उनके नियमों से खेला। अनन्या का जवाब ठंडा था, नहीं, तुमने खेल बदला नहीं, बस वही बन गए जिससे नफरत करते थे। ये वाक्य पहली बार आर्यन के चेहरे की मुस्कान तोड़ गया। कुछ महीनों बाद अदालत में केस चला। मीडिया, नेता, उद्योगपति, सबकी नजरें उस पर थी। आर्यन के खिलाफ सबूत मजबूत थे। राघव पहले ही टूट चुका था और सरकारी गवाह बन गया। कई बड़े नाम भी नीचे गिरने लगे। सुनाते हुए जज ने कहा, अपराध अगर सूट पहन ले तो वह सम्मानित नहीं हो जाता, वह और खतरनाक हो जाता है। आर्यन को उम्र कैद हुई। कबीर को भी सजा मिली। कई नेताओं और अफसरों पर केस चला। शहर ने कुछ समय तक इस कहानी पर बहस की, फिर दूसरी खबरों में खो गया। जेल की कोठरी में आर्यन के पास सोचने के लिए बहुत समय था। वह सचमुच गरीब लड़का था जिसके साथ अन्याय हुआ था। वह सचमुच बुद्धिमान था। वह सचमुच सिस्टम को समझता था। लेकिन एक जगह आकर उसने न्याय और बदले का फर्क खो दिया। फिर बदला सत्ता में बदला, और सत्ता अपराध में। उसने सोचा था कि वह शतरंज खेलेगा और सब मोहरे गिरते जाएंगे, लेकिन आखिर में उसने पाया सबसे आखिरी मोहरा खुद वही था। क्योंकि अमीर अपराधी का दिमाग दुनिया को धोखा दे सकता है, लेकिन एक दिन उसका अपना अहंकार ही उसका सबसे बड़ा गवाह बन जाता है। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।